नमस्कार। आज हम क्षितिज का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लहासा की ओर। लहासा तिब्बत की राजधानी है और इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लगभग 150 रचनाएं लिखी, जिनमें उपन्यास, यात्रा वृतांत आदि है। यात्रा वृतांत जब लेखक ने यात्राएं की तो वहां के अपने अनुभव, वहां की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने वर्णन किया। यह भी एक यात्रा वृतांत है। जब लेखक तिब्बत गए तो वहां के दुर्गम रास्तों तथा उस समय के तिब्बती समाज के बारे में वर्णन किया है। 1930 में लेखक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उस धर्म की बारीकी से जांच करने के लिए उन्होंने तिब्बत जाने का निश्चय किया। अपने बौद्ध भिक्षु मित्र सुमति के साथ उन्होंने वहां जाने की योजना बनाई। जैसा कि 1930 की बात है, तो उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारा भारत आजाद नहीं था। कोई भी भारतीय वहां नहीं जा सकता था, लेकिन लेखक को वहां जाने के लिए उत्सुकता थी। अब लेखक ने वहां छद्म वेश में जाने की योजना बनाई। छद्म वेश वो होता है जिसमें अपनी पहचान छुपाई जा सके या व्यक्ति पहचान छुपाने के लिए दूसरा रूप धारण कर लेता है। तो उन्होंने भिखमंगे का रूप अपनाया। भिखमंगे के वेश में दोनों मित्र तिब्बत की यात्रा पर नेपाल के रास्ते निकल पड़े। ये नेपाल का रास्ता व्यापारिक रास्ता होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था, यानी यहाँ पर सैनिक टुकड़ियां भी इस रास्ते से जाया करती थी। काफी समय पहले चीनी सैनिक अपनी छावनियां बनाकर उस रास्ते पर जो किले थे उनमें रहते थे, लेकिन अब तो चीनी सेना वहां नहीं है, तो तिब्बती लोगों ने उन किलों में अपने रहने का स्थान बना लिया था। उस समय का तिब्बती समाज बहुत खुले विचारों का समाज था। वहां पर्दा पर था, जाति पर था और छुआछूत की भावना नहीं थी। दोनों मित्र ऐसे ही किसी एक घर में चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बती चाय हमारी चाय से थोड़ी अलग होती है। हमारी चाय में दूध डलता है, उनकी चाय में नमक, सोडा और मक्खन पड़ता है। यदि यात्री को कोई संदेह हो कि उनका मक्खन चुरा लिया जाएगा या चाय में कम या ज्यादा डाल दिया जाएगा, तो वह स्वयं अंदर जाकर खुद चाय बना सकते थे या उस घर की बहू या सास किसी को भी बोल सकते थे। अब दोनों ने चाय का आनंद लिया और आगे थोंगला की ओर रवाना हो गए। थोंगला पहुंचने पर रहने के लिए उन्हें बहुत अच्छा स्थान मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां सुमति के बहुत से यजमान थे। यजमान मतलब बहुत ही जानकार थे और समय पर वहां पहुंच गए थे। हालांकि भिखमंगे का वेश था, फिर भी सुमति के कारण उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। बीच में लेखक ने बताया कि जब वह 5 साल बाद दोबारा यह यात्रा करता है तो उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला था, जबकि इस बार वे भद्रवेश में थे। भद्रवेश यानी कि सज्जन पुरुष के वेश में थे, परंतु वह एक तो शाम को देरी से पहुंचे थे और शाम को वहां के लोग छंग पीकर, ये होता है नशीला पदार्थ पीकर, उचित और अनुचित का निर्णय नहीं ले सकते थे। अब बताते हैं लेखक कि अब उन्हें इस यात्रा का सबसे खतरनाक स्थान डांडा पार करना था। वो डाकुओं के लिए सबसे अच्छा स्थान था। चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां थी। वह डाकुओं के हाथ में हर समय हथियार रहते थे
वो वहां जाने वाले यात्रियों को लूट लेते और फिर मार देते थे। लेकिन लेखक को इस रास्ते का डर नहीं था, क्योंकि जब भी वह किसी डाकू को आते देखते तो हाथ में टोपी लेकर तथा जीभ निकालकर भीख मांगने लग जाते थे। आगे लंकोर की चढ़ाई देखकर लेखक डर गया। अब रास्ता और कठिन आ गया। उसने सोचा कि इसे पैदल पार करना तो मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपने मित्र से कहा कि 2 घोड़ों का प्रबंध कर दो, हम अगले दिन घोड़ों पर जाएंगे। फिर अगले दिन वो निकल पड़ते हैं। आगे का रास्ता बहुत दुर्गम था, कठिन था, लेकिन जैसे तैसे वहां पर वो पहुंच गए। लगभग 16-17 हजार फीट। तो क्या देखा कि वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था, बहुत सुंदर। एक तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, दूसरी तरफ चारों ओर हरियाली। उसे देखकर लेखक की थकान उतर गई। थोड़ा विश्राम करने के बाद अब वो चल पड़े। लेखक का घोड़ा अब थोड़ा थक गया और धीरे धीरे चलने लगा। लेखक ने सोचा, बेचारा चढ़ाई करने के बाद थक गया है। कुछ देर बाद लेखक ने देखा कि उसके सारे साथी आगे जा चुके हैं और वह शायद रास्ता भी भूल गया है। काफी देर उसने किसी अनजान अजनबी से पूछा तो उसे सही रास्ते की जानकारी मिली। जब वह वापस आया तो सुमति उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। सुमति उसे देखकर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उन्हें पहुंचने में देर हो रही थी और जल्दी ही शाम होने वाली थी। लेखक ने अपना दोष किस पर डाल दिया? सारा घोड़े पर डाल दिया। अब दोनों मित्रों ने आगे तिगरी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत से यजमान जो उनके परिचित है। सुमति वहां पर उन लोगों को कपड़ों के गंडे या तावीज, जो छोटे छोटे कपड़ों से बने होते हैं और उन कपड़ों पर मंत्र लिखे होते हैं, उन लोगों को गंडे में बहुत आस्था थी। तो सुमति वहां पर बांटने लग गया। अब सुमति पास के गांव भी जाना चाहता था, लेकिन लेखक को लगा कि यदि यह चला गया तो मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा। लेखक ने उसे मना कर दिया कि तुम अभी मत जाओ, और कहा कि जब मैं लासा पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। इससे पता चलता है कि सुमति थोड़ा लालची था। सुमति रुपयों की बात सुनकर मान गया। अब वे आगे की सेकर विहार की ओर चल पड़े। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी होती है और इनका बहुत बड़ा हिस्सा मठों में जाता है, और इस जमीन की देखभाल के लिए एक भिक्षु होता था और इसका ओहदा राजा के समान होता था। सभी इसको राजा के समान आदर करते थे। सेकर विहार की खेती के मुखिया नमसे, जो कि बहुत ही भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष थे, जब वे दोनों उनके पास पहुंचे तो बहुत ही प्रेम से मिले। लेखक ने देखा कि वहां एक मंदिर है जिसमें बुद्ध वचन के हस्तलिखित 103 पुस्तकें रखी हुई थी। तो लेखक को विचार आया। अब उन्होंने सुमति से कहा कि तुम पास के गांव में जाओ और बचे हुए गंडे हैं उन्हें वहां बांट आओ, तब तक मैं यहाँ बैठकर इन पुस्तकों को पढ़ लेता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जाना। 2-3 दिन बाद जब सुमति लौट आया तो दोनों नमसे से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।